Hey everyone, let's revise biotechnology and its application. तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया होते हैं. पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट, दूसरा है क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन, तीसरा है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग जिसमें प्यूरिफिकेशन किया जाता है. अगर हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना है तो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करेंगे जहाँ पे हम फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे, दूसरा ऑर्गेनिक कल्चर जहाँ पे हम मेन्योर यूज़ करेंगे, और तीसरा है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर. ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा फूड सप्लाई ट्रिपल तो हुआ, लेकिन इनफ नहीं था. ये यील्ड इंक्रीज तो हुआ, पार्टली हुआ इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटी इस्तेमाल करने से, और मेनली हुआ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और फर्टिलाइजर का यूज़ करके. लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव था. ट्रेडिशनल ब्रीडिंग टेक्निक से उतनी फास्ट नहीं थी और एफिशिएंट नहीं थी. इसीलिए टिश्यू कल्चर आया 1950s के टाइम में, जब पूरे प्लांट को पार्ट ऑफ अ प्लांट से रीजनरेट किया जा सकता है इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर अ स्टाइल कंडीशन, जब उन्हें न्यूट्रिएंट मीडिया दे. जो प्लांट की कैपेसिटी है कि वो पूरा प्लांट किसी सेल से ऑब्टेन किया जा सकता है, इसे टोटीपोटेंसी कहते हैं. मतलब सेल की जो कैपेसिटी है कि पूरा प्लांट बनाया जा सकता है. न्यूट्रिएंट मीडियम में आपका कार्बन सोर्स होता है विच इज सुक्रोज. इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, विटामिन, अमीनो एसिड होता है, ग्रोथ रेगुलेटर जैसे कि ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन होते हैं. माइक्रो प्रोपगेशन का मतलब है कि टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल करके हज़ारों प्लांट प्रोड्यूस करना, दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन. और ये जितने भी प्लांट्स होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं ओरिजिनल प्लांट के. इन्हें सोमा क्लोन्स कहते हैं. टोमेटो, बनाना, एप्पल, इन चीज़ों को बनाया जाता है कॉमर्शियल स्केल पे इसका इस्तेमाल करके. अगर हमें डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट बनाना है तो उसके लिए हम मेरिस्टेम का यूज़ करते हैं. मेरिस्टेम फ्री होता है वायरस से. बनाना, शुगर के पोटैटो को बनाया गया है मेरिस्टेम का इस्तेमाल करके. अगर प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराया जाए, दो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट से फ्यूज़ कराया जाए, तो हाइब्रिड जो बनेगा उसे सोमैटिक हाइब्रिड कहेंगे, और इस मेथड को सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे. जैसे कि पोमैटो एक ऐसा एग्जाम्पल है. पोटैटो और टोमेटो को फ्यूज़ किया गया था, उससे पोमैटो बना. लेकिन ये कॉमर्शियल यूटिलाइजेशन के लिए जितने भी डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशंस थे वो अच्छे से मतलब निखर के नहीं आए थे. प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल, इन सबको जेनेटिकली मॉडिफाई किया जा सकता है और इन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. फ़ायदा ये होता है कि क्रॉप जो होता है ज़्यादा एबायोटिक स्ट्रेस झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है, जैसे ठंड आ गया, बाढ़ है, सूखा है. रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम हो सकती हैं. एफिशिएंसी मिनरल यूजेस की बढ़ सकती है. न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड का बढ़ सकता है, जैसे गोल्डन राइस एग्जाम्पल है जिसमें विटामिन ए एंड रिच राइस वो हो जाता है. बीटी टॉक्सिन की बात करें, बीटी टॉक्सिन बैसिलस thuringiensis नाम का जो बैक्टीरिया होता है उससे मिलता है. बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, इन सारे प्लांट्स में यूज़ किया जाता है. कुछ स्ट्रेन जो बैक्टीरिया बैसिलस thuringiensis के होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं और वो प्रोटीन इंसेक्ट को किल करते हैं. मतलब ये पेस्ट रेजिस्टेंट होते हैं. जैसे इंसेक्ट लेपिडोप्टेरन है जिसमें टोबैको बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म आता है. कोलेप्टोरेंस में बीटल्स आते हैं. डिप्टेरेंस में फ्लाइज और मस्कीटोज आते हैं. तो ये जो बैक्टीरिया होता है उसमें टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है. ये प्रोटीन इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये एक्टिव होता है जब ये इंसेक्ट के गट के अल्कलाइन पीएच में जाता है. वो बाइंड कर जाता है मिड गट के एपिथेलियल सेल से और पोर क्रिएट करता है जिससे स्वेलिंग हो जाती है, लाइसिस होती है और डेथ हो जाता है इंसेक्ट का जो भी उस बैक्टीरिया को खाता है, मतलब ऐसे प्लांट को जिसमें वो बैक्टीरिया है. चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करता है कि कौन सा क्रॉप है और कौन सा पेस्ट है. मतलब हर जैसे जो बैसिलस thuringiensis का बैक्टीरिया है तो वो अलग अलग उसमें जीन्स होते हैं, वो अलग अलग इंसेक्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं. बीटी टॉक्सिन इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, मतलब यही है. जीन्स जैसे क्राई 1AC, क्राई 2AB इस्तेमाल किए जाते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, और क्राई 1AB का इस्तेमाल किया जाता है कॉर्न बोरर के लिए. पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में दूसरा एग्जाम्पल है हमारा सेवरल नेमाटोड पैरासिटाइज. ठीक है, मतलब प्लांट और एनिमल में इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग में पैरासिटिक होते हैं. और एग्जाम्पल है जैसे मेलॉयडिगाइनी इंकॉग्नेशिया. ये टोबैको प्लांट के रूट में होता है और बहुत ही ज़्यादा नुकसान कॉज करता है. आरएनए इंटरफ्रेंस की अगर हम बात करें तो ये सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सेलुलर डिफेंस का तरीका होता है जहाँ पे स्पेसिफिक एमआरएनए साइलेंस किया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की हेल्प से. तो एमआरएनए जो पेस्ट का होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कोई प्रोटीन नहीं बना पाता और हेंस वो डेड हो जाता है. जो सोर्स होता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए का वो इसलिए आ सकता है कि हो सकता है प्लांट में कोई इन्फेक्शन हुआ, मतलब वायरस का इन्फेक्शन हुआ जिसमें आरएनए जीनोम हो, या फिर मोबाइल जेनेटिक एनिमल एलिमेंट जैसे ट्रांसपोजोन हो. एग्रोबैक्टीरियम वेक्टर का इस्तेमाल करके प्लांट में आरएनए इंटरफ्रेंस को और प्रमोट किया जाता है, जिससे होता क्या है कि डीएनए को इंट्रोड्यूस किया जाता है और वो डीएनए सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनाता है. और एंटीसेंस ये दोनों मिलके ही डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाते हैं. डबल स्ट्रैंड आरएनए जब बन जाता है तो आरएनए इंटरफ्रेंस स्टार्ट हो जाता है जिससे
ये कन्वर्ट होता है siRNA में, ठीक है, स्मॉल इंटरफेरिंग RNA में, जो कि साइलेंस करता है स्पेसिफिक mRNA ऑफ दी पेस्ट, ठीक है, मतलब पेस्ट के mRNA को साइलेंस करता है, बेसिकली डिस्ट्रॉय कर देता है और फर्दर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये हमारा 5 days आफ्टर डेलिब्रेट इन्फेक्शन, ये इन्फेक्टेड वाला है। अगर हम बात करें मेडिसिन में 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेप्टिक्स बनाया जा चुका है और इंडिया में 12 इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब मार्केट किया जा रहा है, हमारे मार्केट में अवेलेबल है। अगर हम इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन को पहले कैटल और पिग को स्लॉटर करके उनके पैंक्रियास से बनाया जाता था, लेकिन एलर्जीज डेवलप हुई तो स्टॉप कर दिया गया। इसमें 2 छोटे पॉलीपेप्टाइड के चेन होते हैं, चेन ए चेन बी होता है और दोनों जुड़े होते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस के हेल्प से। इंसुलिन एज अ प्रो हार्मोन सिंथेसाइज होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड, ये रिमूव किया जाता है मैच्योरेशन के टाइम में। तो 1983 में एली लिली ने, एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने 2 DNA सीक्वेंस बनाए जो कि करस्पॉन्ड कर रहा था ए और बी चेन के साथ। उन्हें इंट्रोड्यूस किया गया ई कोलाई के प्लाज्मिड में, अलग अलग चेन को प्रोड्यूस किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर कंबाइन किया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी की बात करें तो जो हेरिडिटरी डिजीज़ होते हैं उसको क्योर किया जाता है। जीन थेरेपी कलेक्शन है मेथड्स का जहाँ पे करेक्ट किया जाता है किसी जीन डिफेक्ट को जो किसी चाइल्ड या एम्ब्रियो में डायग्नोज किया गया है। पहला क्लिनिकल जीन थेरेपी 1990 में डिस्कवर हुआ था 4 year old गर्ल में, जो कि एडिनोसिन डी अमाइनेज डेफिशिएंसी से ग्रसित थी। ये जब एंजाइम नहीं होता है तो इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ये क्यों कॉज होता है? क्योंकि जो जीन जो एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम बनाता है वो डिलीट हो जाता है। कुछ बच्चों में हो सकता है ये क्योर हो जाए बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से, और अदर में एंजाइम रिप्लेसमेंट थ्योरी से होता है जहाँ पे फंक्शनल एडीए को इंजेक्शन के थ्रू पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन ये कम्प्लीटली क्योर नहीं हो पाता है, कम्प्लीटली क्यूरेटिव नहीं है। अगर हम जीन थेरेपी की बात करें तो पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट लिया जाता है, उसे कल्चर में ग्रो किया जाता है और फिर फंक्शनल एडीए जिसे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कह रहे हैं वो इन लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और फिर वापस से ये पेशेंट में डाला जाता है। लेकिन ये जो लिम्फोसाइट होते हैं वो इमॉर्टल नहीं होते, इनका लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा होता है, तो पीरियोडिक इन्फ्यूज़न करना पड़ता है इन जेनेटिकली इंजर्ड लिम्फोसाइट का। ऐसे जीन जिसे आइसोलेट किया गया मैरो सेल से, उसे अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में इंट्रोड्यूस करा जाए तो वो एक परमानेंट क्योर हो सकता है, लेकिन पता ही नहीं लग पाता है। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है कि जल्दी से आसानी से कैसे किसी बीमारी को पता लगाएं। कन्वेंशनल मेथड जो था उसमें सीरम और यूरिन एनालिसिस से, जिससे हमें बीमारी पता नहीं चल पाती थी जल्दी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एलिजा एंजाइम लिंक इम्यूनो सर्वेंट ऐसे के थ्रू अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है। पीसीआर में क्या होता है कि अगर बहुत ही कम अमाउंट है डीएनए का, उससे क्या होता है कि वो मान लो हमने ब्लड ले लिया, ब्लड फिर क्या करता है वो इस डीएनए की ढेर सारी कॉपीज़ बना लेता है और हमें पता चल जाता है कि कौन सा बीमारी है। जैसे हम HIV डिटेक्ट कर सकते हैं, म्यूटेशन डिटेक्ट कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोब क्या है कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए या आरएनए जिसे टैग किया गया है रेडियो एक्टिव से, और ये प्रोब का जो डीएनए होता है वो हमें पता होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इसे हाइब्रिडाइज किया जाता है। इस मेथड को ऑटो रेडियोग्राफी कहते हैं। यहाँ पे जो क्लोन है अगर उसमें म्यूटेटेड जीन है तो वो फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं अपीयर होगा, और अगर नहीं है तो वो अपीयर होगा कॉम्प्लीमेंट्रिटी की वजह से। एलाइजा जो है बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन पे। ट्रांसजेनिक एनिमल की बात करें, मतलब ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग, शीप, काउ, फिशेस होते हैं, लेकिन 95% आपको माइस देखने को मिलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए क्यों जाते हैं? ताकि नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट पता की जा सके कि कैसे जीन काम कर रहा है, क्या उसका नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस है उस पर कोई अफेक्ट है। जैसे हम कॉम्प्लेक्स फैक्टर स्टडी करते हैं। दूसरा क्या, स्टडी ऑफ डिजीज़, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, अल्जाइमर, इन सबको हम स्टडी कर पाते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब कई चीज़ें बनाई जा रही हैं जैसे कि ह्यूमन प्रोटीन अल्फा एंटीट्रिप्सिन जिससे एम्फाइजेमा ट्रीट हो सकता है। PKU और सिस्टिक फाइब्रोसिस को भी ट्रीट किया जा रहा है उसकी हेल्प से। 1997 में पहला ट्रांसजेनिक काउ बना जिसे रूजी कहते हैं। रूजी 2.4 ग्राम पर लीटर प्रोटीन उसके मिल्क में मिलता है। ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन मिलता है। ये ज़्यादा बैलेंस प्रोडक्ट होता है, मतलब मिल्क होता है देन नेचुरल काउ की मिल्क। वैक्सीन सेफ्टी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसजेनिक माइस को इस्तेमाल किया गया था पोलियो वैक्सीन की सेफ्टी को यूज़ करने के लिए, टेस्ट करने के लिए। और ट्रांसजेनिक एनिमल ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस से, इससे हमें इफेक्ट जल्दी पता चलता है और आसानी से हम समझ पाते हैं। एथिकल इश्यूज़ है, यानी कि एथिकल स्टैंडर्ड्स ज़रूरी हैं ताकि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनकी मोरालिटी को जज किया जा सके कि कोई भी
जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को इकोसिस्टम में ना इंट्रोड्यूस किया जा सके, क्योंकि उसके अनप्रडिक्टेबल रिजल्ट्स हो सकते हैं। इसको गवर्न करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसे हम गीक कहते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की सेफ्टी को देखती है कि ये सेफ़ है कि नहीं, इसे इंट्रोड्यूस किया जाए नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर पेटेंट की बात आती है। यहाँ पे देखो 2 लाख वैरायटी राइस की हमारे इंडिया में मिलती हैं। बासमती राइस की अगर हम बात करें तो उसकी खुशबू और उसका जो टेस्ट होता है वो काफ़ी यूनिक होता है। 27 तो हमारे भारत में डॉक्यूमेंट किया गया है। 1997 में एक पैरिसी का केस आया था जहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी ने यूएस पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस से पेटेंट ले लिया था बासमती राइस पे कि भाई हम ही ये उगाते हैं, जबकि ऐसा नहीं था। इंडियन बासमती राइस को क्रॉस किया था उन्होंने सेमी डॉक वैराइटीज़ के साथ, मतलब बेसिकली एक चोरी। टर्मरिक नेम को भी उन्होंने चोरी करने की कोशिश की थी, पेटेंट करने की कोशिश की थी कि कोई और देश उगा नहीं पाएगा, केवल हम ही, जबकि ऐसा नहीं था। ये भारत की ही इंडिजिनस प्लांट्स हैं। यूज़ ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, उसे हम बायो पायरेसी कहते हैं। बेसिकली चोरी करना बिना बताए दूसरे कंट्री को, जिस कंट्री का वो एक्चुअल चीज़ है। तो इस पे रेगुलेशन लाया जा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट ने क्लियर किया सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, जहाँ पे इन चीज़ों को कंसिडर किया जा रहा है रिसर्च और डेवलपमेंट इनिशिएटिव। सो इफ़ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो टिल नाउ तो प्लीज़ like and subscribe, it would mean a lot। and बायोटेक प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस का लास्ट वीडियो था।